राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए एक प्रोग्राम आयोजित किया गया था, जिसका कि वीडियो हमने आज सुबह डाला, आपने देखा होगा। विस्तृत चर्चा उस पर हुई है इस ऑडियो में। और शिक्षा मित्र समायोजन और सभी टेट पास साथियों बीएड, बीटीसी, डीएलएड की नियुक्ति से संबंधित विस्तृत चर्चा हुई है। आप लोग लास्ट तक जो है ऑडियो को पूरा सुनिएगा। शुरू में बीएड वर्सेस बीएसटीसी मुद्दे पर चर्चा हुई है, तो शुरू में छोड़कर चले नहीं जाइएगा, लास्ट तक सुनिएगा। पूरी डिटेल जानकारी है, आगे क्या होना है, कैसे होना है, एक एक ऑडियो, एक एक वीडियो ध्यान से देखिए, सुनिए। अब जो है नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने वाली है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन्हीं 3 महीनों में होना है। तो चलिए इस ऑडियो को पूरा ध्यान से लास्ट तक सुनिए। और अगर आपने आज सुबह की वो वीडियो नहीं देखी है जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्रियान्वयन के लिए हमने बनाया है, जो प्रोग्राम हुआ है उस पर, तो वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। तो चलिए पूरा ये अभी ऑडियो जो कन्वर्सेशन है पूरा सुनिए ध्यान से लास्ट तक और एक एक जानकारी लीजिए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो सर, नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। सर आप पुनीत सर है? हाँ जी बताइए। सर मेरा एक क्वेश्चन था बीएड को लेकर। आप अपना परिचय तो दीजिए। सर मैं विवेक, बरेली से। बरेली से। सर मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ जी बताइए। जो सुप्रीम कोर्ट ने 2018 का गजट रद्द किया है ना, तो उसे 2 आधार पे रद्द किया है। एक आधार तो कि जब उसे बनाया गया तो कोई भी कमेटी नहीं बनाई गई, और दूसरा आधार जो मौलिक अधिकारों से रिलेटेड था, आर्टिकल 21 से, क्वालिटी एजुकेशन। तो वो तो समझ में आता है, आप बताते हैं कि जो कमेटी बनाने वाली बात थी वो तो एनसीटी से ही कर सकती है, लेकिन मूल अधिकार वाली बात वो कैसे सही होगी? आपने कोर्ट ऑर्डर अभी तक पढ़ा या नहीं? पढ़ा है सर, आपके जरिए पढ़ा है, आपने बताया था। आपने पीडीएफ फाइल अपनी आंखों से देखा, अपनी आंखों से देखकर पढ़ा? हाँ सर। तो उसमें क्वालिटी एजुकेशन तो उसमें जो है जब फाइनल ऑर्डर जब लिखा गया ऊपर, तो किसने क्या कहा, किसका क्या दलील है, ऊपर तो वो सारी बातें हैं। अंतिम में जब जजमेंट लिखा गया अंतिम में, तो कोर्ट ने रद्द करने का कारण क्या बताया? नहीं, लास्ट पैरा में अगर देखा जाए पेज नंबर 45, वहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन की बात नहीं की, वहाँ पर तो एनसीटी वही कमेटी वाली बात कही थी। हाँ, तो ऊपर जो है जैसे मान लीजिए कि आपके घर में आपके पिताजी 4 भाई हैं और किसी समस्या को लेकर के वो लोग बैठे और उन लोगों में 2, 3, 4 घंटे जो है खूब जो है चर्चा चली, बहस हुआ, सब कुछ हुआ। तो भाई आपके चाचा जी, पिताजी, हर किसी ने जो है बहुत सारी बातें कही कि आपने इस सन में अपने तर्क रखे। हाँ, आपने ऐसा किया था, वैसा किया था, इन्होंने ये नहीं किया, वो नहीं किया, बहुत सारी बातें हुई। और फिर फाइनली अंतिम में ये हुआ कि भैया हम लोग बैठे जिस काम के लिए हैं कि ये वाला जो जमीन है जो है वो 4 हिस्सा लगाना है, और उन लोगों ने आपस में तय किया कि भैया ये वाला हिस्सा इनका होगा, 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 चारों लोग। तो अब वो लोग जो 4 घंटे एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप जो किए, वो मायने रखता है, या जिस पॉइंट को लेकर के बैठे थे और अंतिम में तय किए कि कौन सा हिस्सा किसको है, वो मायने रखता है? जिस बात पे डिसीजन हुआ वो मायने रखता है। हाँ, 4 घंटे तक उन लोगों ने क्या कहा वो कोई मतलब नहीं। हाँ, कहा तो जरूर उन्होंने, सब लोगों ने सुना, लेकिन बिल्कुल तो आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे सर। तो ऐसे ही तो चलेंगे ही। हाँ, तो ऐसे ही जब आप जजमेंट पढ़िएगा तो ऊपर जो है जो राजस्थान की तरफ से देवेश शर्मा जी हैं बीएड के, उनके जो वकील हैं उनका स्टेटमेंट है, उनके क्या दलील हैं, वो क्या कह रहे हैं। फिर डीएलएड वालों के जो वकील रहे वो क्या क्या पक्ष रखे हैं, एनसीटी ने क्या क्या पक्ष रखा है, यानी जो भी लोग आए हैं कोर्ट में उन लोगों ने जब भी जो कुछ कहा वो सारी बातें उसमें मेंशन की गई कि किसने क्या कहा है। तो किसने क्या कहा ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है कि सारी बातें सुनने के बाद जज जो है जजमेंट क्या दे रहे हैं। हो सकता है कि जज जो है बीएड से सहमत रहे हो सकता है किसी पॉइंट पर डीएलएड वालों से सहमत रहे हो सकता है कि एनसीटी के कुछ बात से सहमत हो सकता है कि बीएड वालों की कुछ बात से सहमत न हो, डीएलएड के भी कुछ बात से सहमत न हो, एनसीटी के भी कुछ बात से सहमत। कहाँ जज सहमत हैं, कहाँ असहमत हैं, वो अलग मैटर है, लेकिन वो लिख क्या रहे हैं, करना क्या है, ये इम्पोर्टेंट है ना।
ठीक है सर, मैं ये बात समझ गया। अब सर एक बात और है हाँ, फिर यहाँ रुकिए पे। रुकिए रुकिए, अभी आप समझ गए तो आपको क्लियर करते हैं। आपने 2 पॉइंट रखा, हाँ बिल्कुल 2 पॉइंट उसमें लिया गया है आधार, लेकिन जो फाइनल जो जजमेंट हुआ है वो 1 पॉइंट पर हुआ है। और 2 पॉइंट जो आपने कहा कोर्ट ने वो 2 पॉइंट नहीं लिया है। कोर्ट ने 2 पॉइंट लिया है, कौन कौन से बता दें। कोर्ट ने पहला पॉइंट लिया कि जो रिक्वेस्ट आना चाहिए, जो छूट का प्राविधान बनाया गया है, तो वो बनाया गया है कि राज्यों से रिक्वेस्ट आएगा और विशेष छूट राज्यों को दिया जाएगा, न कि पूरे भारत को एक साथ दिया जाएगा। और रिक्वेस्ट आया है केंद्रीय विद्यालय से, न कि किसी राज्य से। और पूरे भारत को छूट दे दिया गया, राज्य विशेष को नहीं दिया गया। 1 पॉइंट तो ये कोर्ट ने नोटिस किया, लेकिन इसको जजमेंट का आधार नहीं बनाया। दूसरा पॉइंट जो कोर्ट ने जो है नोटिस किया है, जिसको जजमेंट का आधार बनाया है, वो ये कि यह एक एक्सपर्ट मीटिंग होनी थी, एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जानी थी। तो पहला जो आधार था कि जो है राज्यों से आना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को इसलिए छोड़ दिया कि चलिए भाई राज्य से नहीं आया कोई बात नहीं, केंद्रीय विद्यालय किसी ने तो दिया था, चलिए इस पॉइंट को हम जो है नेगेटिव नहीं लेते हैं, चलिए ये मान लेते हैं कि ये काम पूरा कर दिया गया, ये प्रोसेस जो था ये पूरा हो गया कि कहीं ना कहीं से रिक्वेस्ट आना चाहिए, तो राज्य से नहीं आया, केंद्रीय विद्यालय से आ गया, चलिए एक तरह से वो पॉइंट पूरा हो गया। तो हर जगह उन्होंने देखा कि लगभग में हर चीजें पूरी हो रही थी, लेकिन जो एक्सपर्ट कमेटी बनाया जाना था उस जगह पर वो पकड़ लिए कि यहाँ पर तो जो होना चाहिए था वो हुआ ही नहीं। यानी कि एनसीटी ने केंद्र सरकार के दिशा निर्देश पर, ऑर्डर पर ही जारी कर दिया। तो कहीं ना कहीं इसको ये मान रहे थे कि बाकी सारे प्रोसेस तो ठीक हैं, वहाँ अकेला व्यक्ति कोई डिसीजन नहीं ले रहा, लेकिन यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के दबाव में आकर डिसीजन लिया गया है, ऐसा उन्होंने माना है। कोर्ट ऑर्डर पढ़िएगा आप, उसमें लिखा हुआ है साफ साफ। तो इस चीज को उन्होंने निगलेक्ट न करते हुए इम्पोर्टेंस दिया, और उन्होंने कहा कि एक्सपर्ट कमेटी बनाया जाना था, उसकी मीटिंग से, सहमति से तब ये गजट जारी हुआ होता, तो ये जो है पूर्णतः सही होता, प्रक्रिया पूरी होती। लेकिन एक्सपर्ट कमेटी न बनाया गया, न ही जो है सहमति ली गई, बिना एक्सपर्ट कमेटी के ही कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि केंद्र सरकार के दबाव में किया गया, इसलिए हम इस गजट को रद्द कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि आप जो है अगली बार जब भी कोई नया गजट जारी कीजिएगा तो एक्सपर्ट कमेटी जरूर से बनाइएगा। ये पॉइंट आपने जो छोड़ दिया है, इसको छोड़ना नहीं है, हर हाल में पूरा करना, क्योंकि नियमतः ये होना ही चाहिए। तो अब जब वो गजट रद्द हो गया है, तो एनसीटी अब ऐसे नहीं गजट जारी करेगी, वो सारी प्रक्रिया पूरी करेगी। तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होना है कि राज्यों से रिक्वेस्ट आना चाहिए। तो उसके लिए एनसीटी ने 4 सितंबर को सभी राज्यों को एक लेटर जारी किया और कहा भैया कि 11 अगस्त का जजमेंट है, हमारे साइट पर इस जगह पर वो रखा हुआ है, आप वहां से जाकर पढ़ लीजिएगा और उसी के अनुसार कार्य कीजिएगा। सारे राज्यों को भेज दिया ये लेटर। तो अब सब राज्य जहां जो कोई भर्ती कर रहे थे, अब वो मैटर जो है फंस गया। जैसे छत्तीसगढ़ ले लीजिए, बिहार ले लीजिए, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के पास तो स्पेशल ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का कि भैया आप बीएड वालों को काउंसलिंग भी करवाओ और इनको नियुक्ति भी दो। तो छत्तीसगढ़ तो आगे बढ़ गया क्योंकि उनके पास सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। लेकिन बिहार मैटर फंस गया कि उनका तो कोई सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर है नहीं, और एनसीटी ने 4 सितंबर को लेटर भेजा है। अब अगर वो जो है 11 अगस्त के जजमेंट को कंसीडर करते हैं तो बीएड को बाहर करना पड़ेगा, और अगर वो बीएड को बिना बाहर किए आगे बढ़ते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना हो जाएगी। तो उन्होंने जो है देखा कि भैया बिना बीएड के तो यहाँ संभव ही नहीं है। सबसे ज्यादा संख्या तो बीएड वालों की इस भर्ती में, आपने न्यूज पढ़ा होगा, हमने इस पर वीडियो बना के डाला है, पूरा बार की कटिंग दिखाए हैं। तो उन्होंने जब मीटिंग करके ये सारी चीजें देखा कि बिना बीएड के जो है स्थिति गड़बड़ हो रही है, तो खुद ही चले गए सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करने कि भैया हमारा विज्ञापन पहले का है, अब भाई कुछ न कुछ तो वहाँ तर्क रखना है, तभी तो हम वहाँ से ऑर्डर करा पाएंगे। तो उन्होंने कुछ तर्क रखे कि भैया हमारा जो है विज्ञापन वो पहले का है, इस आधार पर हमको कम से कम हमें तो छूट दे दीजिए। क्योंकि वो जानते हैं एनसीटी के पास जाने से कोई विशेष फायदा तुरंत नहीं होने वाला है, क्योंकि नया गजट जारी करने की प्रक्रिया लंबी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ में ऑर्डर किया है, तो इस आधार पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में सीधे जो है एक याचिका डाल दिया। अभी वो पेंडिंग है। तो वो 100% चांसेज हैं कि बिहार सरकार को बीएड को शामिल करने का मौका मिल जाएगा। ठीक है,
तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतने पर ही मैटर खत्म हो गया। जिन राज्यों में जो भी भर्तियां होनी है तो आगे भी उनको लेना है, तो स्थिति ऐसी नहीं है कि बिना बीएड के संभव हो। तो सभी राज्य 4 सितंबर का जो एनसीटीई का लेटर जारी हुआ है उसके बाद से जो है एनसीटीई को लेटर लिख करके एनसीटीई से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो अब जब खुद राज्य रिक्वेस्ट करने लगे तो एनसीटीई का पहला जो स्टेप है कोई भी गजट जारी करने का, वो तो अपने आप पूरा हो रहा है ना, कि राज्य खुद ही अब रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो पहला पॉइंट अब पूरा हो रहा है। अब इसके बाद गवर्नमेंट जो है 4 सितंबर के बाद से जब रिक्वेस्ट आ गए हैं राज्यों से, तो अब वो आगे बढ़ रही है। अभी हाल ही में एमएचआरडी की एक मीटिंग हुई है, दूसरी होने जा रही है। ये प्रक्रिया पूरी करके एमएचआरडी केंद्र सरकार को देगा, केंद्र सरकार फिर से एनसीटीई को आदेश करेगी, एनसीटीई एक कमेटी बनाएगी, कमेटी बना करके उनके सिग्नेचर से एक नया गजट जारी कर देगी, और ये प्रक्रिया पूरी होने में लगभग अक्टूबर का लास्ट आ जाएगा या नवंबर की शुरुआत में। मतलब कुल मिलाकर मांग के चलिए कि 30 से 45 दिन अभी लगने वाले हैं। अब कहीं कोई डाउट? हाँ सर, एक डाउट अभी है। हाँ बताइए। वो डाउट ये है कि जब पश्चिम बंगाल ने रिट डाली थी, एक याचिका डाली थी कि मतलब इसके लिए आपके लिए क्लेरिफाई करो, मतलब उसने कहीं ना कहीं अपने याचिका में ये छुपे तरीके से ये कहा था, हाइड करते हुए, कि वो उस केस को रीओपन करवाना चाह रही है, 11 अगस्त पुनर्विचार करवाना चाह रही है। 11 अगस्त जजमेंट वाली। हाँ हाँ, ओके। पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो उसमें जो रजिस्ट्रार था, मतलब पहले उससे जाती है कॉपी, तो उसने ये कह के मना कर दिया कि आप इसकी आड़ में आप इस केस पर पुनर्विचार करवाना चाह रहे हैं, और ये केस जो बनता है वो मौलिक अधिकारों का है, और मौलिक अधिकारों पर आए हुए किसी भी जजमेंट का दोबारा उस पर पुनर्विचार नहीं होता। तो ये कह के मना कर दिया। तो वहां पर तो उन्होंने फिर रजिस्ट्रार ने तो पढ़ा होगा, उन्होंने तो बता दिया सर, फिर उन्होंने तो ये बता दिया ना कि ये मतलब मौलिक अधिकारों से रिलेटेड है। अब रुक जाइए। हाँ सर। रजिस्ट्रार और सुप्रीम कोर्ट का जज, इसमें अगर दोनों व्यक्ति अपनी अपनी बात रखेंगे तो किसकी बात मानी जाएगी? बिल्कुल रजिस्ट्रार की, वो सुप्रीम कोर्ट की मानी जाएगी। अब हाँ, तो इस बात को ध्यान दीजिए कि पश्चिम बंगाल सरकार जब गई है तो देखिए, आप जानते हैं कि पुनर्विचार याचिका डायरेक्ट कोई भी डाल सकता है, कोई भी वो डायरेक्ट डाल सकता है, आड़ लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारे जो है संविधान में ये सिस्टम बनाया गया है, हमारे कानून में, कि पुनर्विचार के लिए कोई भी रिक्वेस्ट डाल सकता है। ये कोई अपराध नहीं है, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, और आज तक का इतिहास है, अगर आपको कोई याद आ जाए तो आप बताइएगा कि किसी भी तरह का कोई भी जनता से जुड़ा हुआ हो या किसी व्यक्ति से जुड़ा, या कोई भी आज तक का कोई जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट से फाइनल हुआ हो और पुनर्विचार याचिका डाला गया हो और जजमेंट बदला हो, आपको याद है कोई केस? नहीं, ऐसा कोई केस नहीं है। बस मैंने थोड़ा डाटा पढ़ा था, वो भी 0.46 के अप्रॉक्स आ रहा था बदलने का। तो पॉइंट में 0.46, इसका लेकिन मतलब हम उसको मानते नहीं है। हाँ, इसको मानते नहीं है। हाँ, इसको मान करके चला जाएगा कि ये ना के ही बराबर है, ये तो ना ही है, बिल्कुल। हाँ, तो लेकिन बात ये है, हाँ रुक जाइए थोड़ा सा। तो 0.46 का जो है आज तक का रिकॉर्ड आप बता रहे हैं कि चेंज होने का है, और इसका मतलब हो गया 99.54%, यानी कि लगभग 100% मान लिया जाए कि चेंज नहीं होता है, और मान के चला जाएगा 100%। वो तो ना के बराबर है। हाँ, ना के बराबर वो है, तो चेंज ही नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि पुनर्विचार जो देवेश जी गए हैं उनका जाना भी बेकार है। पश्चिम बंगाल अगर चाहती है सरकार वहाँ की पुनर्विचार, तो वो भी बेकार है। हमने देवेश जी के पुनर्विचार याचिका पर भी वीडियो बना करके डाला है, उसमें भी हमने यही बताया है कि गए हैं, चूंकि इस तरह का सिस्टम है, प्राविधान है, इसलिए इनको छूट है, जा सकते हैं। लेकिन हमने उस वीडियो में बताया है कि कुछ भी नहीं बदलने वाला है। क्यों? क्योंकि कोई भी मैटर सुप्रीम कोर्ट जाता है तो एक दिन में हल नहीं होता है। कोर्ट जो है पूरा मैटर सुनने के बाद, समझने के बाद तब जजमेंट देता है। अब ये मैटर मौलिक अधिकार की बात की जाए तो मौलिक अधिकार क्या है? हर किसी को शिक्षा देना ना, बिल्कुल। 21 वो बहुत गुणवत्ता वाली उसकी क्वालिटी एजुकेशन की बात की गई। अब इसके बाद क्वालिटी एजुकेशन। अब उसी जो आरटी एक्ट कहता है कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, और फिर गुणवत्ता की बात करता है, लेकिन गुणवत्ता की बात करने के बाद वो कहता है कि गुणवत्ता से ज्यादा जरूरी है अनिवार्य शिक्षा, और उसके लिए आरटी एक्ट में प्राविधान बनाया गया है कि भैया आपके पास अगर टेट पास नहीं होगा तो कम से कम ट्रेंड टीचर रखिएगा। अगर ट्रेंड नहीं होगा
तो कम से कम ग्रेजुएट रखिएगा। अगर ग्रेजुएट नहीं होगा तो कम से कम इंटर पास। यानी कि उसी आरटी एक्ट में छूट देने का प्राविधान बनाया गया है कि अगर किसी राज्य में टेट पास कैंडिडेट नहीं है तो वो राज्य जो है टेट का छूट मांग करके एनसीटी से सिर्फ ट्रेन टीचर रख सकता है। अगर ट्रेन टीचर भी नहीं है तो वो एनसीटी से छूट ले करके सिर्फ ग्रेजुएट को भी रख सकता है। अगर ग्रेजुएट उपलब्ध नहीं है तो वो एनसीटी से छूट लेकर के इंटर पास को भी रख सकता है। मिनिमम क्वालिफिकेशन इंटर ही है, इससे नीचे का उसमें नहीं जिक्र किया गया है। तो यानी कि वो क्वालिटी एजुकेशन से ज्यादा अनिवार्य शिक्षा पर जोर दे रहे हैं, है कि नहीं है? ठीक है। आप हाँ, बिल्कुल। पहले चीज होनी चाहिए, क्वालिटी तो बाद में मैटर करेगी ना। अब कोई व्यक्ति है बहुत दिनों से भूखा है, मान लीजिए कि किसी राजा का लड़का है, बहुत दिनों से भूखा है, किसी कारणवश कहीं जंगल में भटक गया था। अब उसे कोई झोपड़ी दिखाई दे, कोई घर दिखाई दे, वो वहां जाए और उम्मीद करे भोजन का, और वहां के जो रहने वाले लोग हैं उसके सामने भोजन लाए। अब वो भोजन जो भूख लगी है अपने भूख पर ध्यान दे करके भोजन करेगा, या वो कहेगा भैया हम तो राजा के लड़के हैं, हमको तो भैया ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। क्या उसके लिए जरूरी है? वो बिल्कुल आपका पॉइंट वैलिड है। हाँ, वो शानो शौकत जरूरी है या पहले भोजन करना जरूरी है? नहीं, अभी तो खाना जरूरी है, अभी तो खाना मेरे क्वालिटी की बाद में बात होगी। तो एग्जैक्टली इस पूरे जजमेंट में चर्चा तो हुई है मौलिक अधिकारों के साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन की, लेकिन जब जजमेंट उन्होंने किया तो उन्होंने क्वालिटी एजुकेशन के बारे में नीचे जजमेंट नहीं किया। क्यों? क्योंकि वहां पर वो जानते हैं कि उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो आरटी एक्ट में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बात की गई है, वो अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है। तो इसलिए उन्होंने फाइनल जजमेंट करते वक्त उसमें मौलिक अधिकार क्वालिटी एजुकेशन की बात के बारे में नहीं लिखा कुछ भी। सिर्फ क्या लिखा कि भैया मीटिंग नहीं हुआ, एक्सपर्ट कमेटी आपने नहीं बनाया, इसलिए ये गजट रद्द कर रहे हैं। यानी कि आप जो है एक्सपर्ट कमेटी बनाइए, मीटिंग कीजिए, उसके बाद गजट जारी कीजिए। और मौलिक अधिकारों की बात नहीं किए। क्यों? क्योंकि कैंडिडेट्स जो भी उपलब्ध हैं उनके द्वारा जो है सीटें भर करके शिक्षा देने के लिए स्वतंत्र है, खुद आरटी एक्ट छूट देता है। नहीं तो फिर हाँ, यहाँ पे चलो ये बात आपकी बढ़िया है, लेकिन मैं ये पूछा हूँ सर, फिर वो पश्चिम बंगाल की सरकार जो पुनर्विचार याचिका, मतलब उसने इसका रिप्लाई कुछ नहीं किया, क्योंकि उसे भी बताना चाहिए था ना ये बात कि भैया ये उस पे नहीं आया। वो तो भाई एक चीज बताइए, हाँ, कोई भी खिलाड़ी क्रिकेट देखते होंगे, शतरंज देखते होंगे, हॉकी देखते होंगे, फुटबॉल देखते होंगे, कोई भी खेल देख लीजिए, कोई भी खेलता है तो क्या वो अपनी सारी स्ट्रेटजी पहले से बताकर हर एक चीज चलता है? सारी चाल जो है दिखाकर चलता है? कभी नहीं। जितना ज्यादा अपने स्ट्रेटजी को, अपनी चाल को हाइड करके रखेंगे कि हम आगे क्या करने वाले हैं, उतने ज्यादा जो है सफल होने के चांसेस, उतना बेटर खेल पाएंगे। हाँ, हमें सामने वाले को हराना है तो हम अपनी कमियों को, अपनी कमजोरियों को हाइड करके चलें, उसे पता न लगने दें। तो बहुत सारी चीजें हैं यहाँ, राजनीति भी है। और जानते हैं आपके कानूनी दांव पे जो होते हैं, सेम केस दो व्यक्ति गए होंगे, एक व्यक्ति को जो है फांसी तक हो सकती है, और सेम केस में सेम सब कुछ दूसरे व्यक्ति को हो सकता है बाइज्जत बरी कर दिया जाए। वो वकील के ऊपर डिपेंड करता है वो केस कैसे लड़ता है। कुछ चीजें जो उसे हाइड करनी होंगी, हाइड करके मुख्य मुख्य पॉइंट जहां उसे बचाव करने वाला होगा अगर वो रखेगा तो हो सकता है अपने वकील को वो बचा ले जाए। और वहीं दूसरा वकील अगर वो इन चीजों को नहीं जानता है, कहीं गलती से जो है वो चीजें वो जो सामने विपक्ष वाला रख रहा है उनको काट नहीं पाया, कुछ ऐसी पॉइंट नहीं रख पाया जिससे बचा सके, तो वो फांसी करवा देगा। तो छोटी छोटी बारीकियां होती हैं। तो कोई भी राज्य कोई चीज लेकर के गया है वहां, तो वो ऐसी भाषा का प्रयोग करेगा, ऐसी चीजों का कि जिसके आधार पर वो जो चाहता है वो चीज हो जाए। लेकिन वहां जो बैठा रजिस्ट्रार की आप बात कर रहे हैं, तो कोई भी केस होता है पहले रजिस्ट्रार ही उसको देखते हैं, तो आगे केस वो चलेगा नहीं चलेगा वहीं से तय होता है। तो उनका जो भी अब देखना होगा क्या उन्होंने लिखा था और रजिस्ट्रार ने क्या लिखा। तो कुल मिला करके रजिस्ट्रार ने उनके कुछ पॉइंट को पकड़ा होगा कि भैया इनका खारिज करो, काम खत्म करो। अब यहाँ पर रजिस्ट्रार ने खारिज किया और सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ को जो है परमिशन दिया। इन सबको एक चीज से और जोड़ लीजिए, 11 अगस्त को जो है कोर्ट ने गजट रद्द किया। ये सारी चीजें एक और चीज से जुड़ी हुई हैं, अब वो है पॉलिटिक्स।
हमने लगातार कई लोगों से चर्चा हुई, हमने बताया है कि आप इतिहास उठाकर देखिए कि 2001 से 2010 तक के लिए बीटीसी जब बंद किया गया था, डीएलएड बंद किया गया था, तो बीएड को प्राइमरी में लाने का रास्ता 2001 में खोला था वो बीजेपी ने, अटल जी की सरकार थी। बिल्कुल। फिर 2018 में बीएड को प्राइमरी में लाने का फिर से काम किसने किया? बीजेपी ने किया। अब 2001 से 2010 तक तो रहा, 11 में फिर जो है 9 में आरटी एक्ट आया और 11 के बाद यानी 12 से बीएड को बाहर कर दिया गया। ये काम किसने किया? कांग्रेस ने। अभी राजस्थान से मैटर उठा करके जो गजट रद्द कराया, ये किसने कराया? कांग्रेस ने। तो यहाँ आप एक पैटर्न देखेंगे कि बीजेपी बीएड के पक्ष में है, वो अब तक जो भी काम की है बीएड के पक्ष में काम की है, भले वो कितना सफल हुई नहीं हुई वो अपना अपना विचार है लोगों का। और दूसरी तरफ कांग्रेस जो है लगातार जो है बीएड के पक्ष में नहीं है, वो बीएड के अगेंस्ट हर काम कर रही है, चाहे वो केंद्र में थी तब, चाहे राज्य में है तब। अब रही बात पश्चिम बंगाल सरकार। पश्चिम बंगाल सरकार है तो बीजेपी के अगेंस्ट, कांग्रेस की सपोर्टर है एक तरह से, लेकिन उनको भी तो इंडिविजुअल अपनी पॉलिटिक्स चलानी है, उनको भी तो पीएम बनना है। तो वो अपना भी फायदा देखकर चलेंगे। अब ऐसा थोड़ा ना कि कांग्रेस के साथ हैं तो हम अपना नुकसान कर लेंगे। तो वो जो है इस माहौल में कहीं उनका जो भी भर्ती रहा होगा, जो भी मैटर कहीं फंस रहा होगा, तो या हो सकता है राजनीतिक लाभ लेने के लिए, बीएड वालों के फेवर में जाने के लिए वो अपना आगे जो है कुछ चीजों को सोच करके गए होंगे। अब वहां पर वो कितना सफल हुए कितने असफल हुए वो आप पढ़े हैं, देखे हैं। तो पॉलिटिक्स भी गजब तरीके की चल रही है। वहीं छत्तीसगढ़ जाता है, फटाक से उसको ऑर्डर मिल जाता है, हाँ भैया तुम करो। कैसे हो गया ये? क्योंकि वहां कांग्रेस नहीं है, तो वहां पर केंद्र सरकार इस तरह का जजमेंट करा देती है, क्योंकि केंद्र सरकार खुद फेवर में है बीएड के, तो छत्तीसगढ़ मैटर में करवा दी। अभी बिहार सरकार गई है। अब बिहार में एक मिनट बिहार में तो विपक्ष है, बिहार में विपक्ष है नीतीश जी। छत्तीसगढ़ सरकार से बहुत ज्यादा बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिहार सरकार में नीतीश जी हैं। इन लोगों का लगातार आप देख रहे होंगे बीजेपी के साथ गठबंधन करना, फिर जो है इस तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं कि इन लोगों का टकराव भी चल रहा है, गठबंधन भी हो रहा है। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें इंडिकेट कर रही हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी जो है या केंद्र सरकार जो है नीतीश सरकार के थोड़ी सा जो है अगेंस्ट है, लेकिन बीएड के पक्ष में है। तो बीएड के पक्ष में है तो हो सकता है कि जल्दी से ऑर्डर करवा दे। बीएड के पक्ष में बिहार मैटर। अभी इसमें एक पार्टी केंद्र सरकार भी बनी है। हाँ, बता तो रहे हैं कि हो सकता है कि इसमें ऑर्डर करवा दिया जाए कि भैया बीएड वालों को भी, बिहार सरकार को भी मिल जाए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में हुआ है ऐसा। या हो सकता है कि बिहार सरकार की भर्तियों को भी फंसाना चाह रहे हो वहाँ की पॉलिटिक्स की वजह से, तो हो सकता है ये मैटर वहाँ लंबा चले, इसको पेंडिंग रखवा दें थोड़ा, ताकि वहाँ भर्ती बिहार सरकार न करने पाए। तो बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही हैं। तो कुल मिलाकर के हमको आपको फोकस कहाँ करना है? सत्ता पक्ष पर, क्योंकि सारा कुछ उसी के हाथ में, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो हम लोग इस कहावत पर फोकस करेंगे। तो केंद्र सरकार अभी बीजेपी ही है, और बीजेपी ने हमेशा बीएड का पक्ष लिया है, बीएड के फेवर में काम की है, और ऑलरेडी जो है इस पर वो आगे बढ़ रही है। नया गजट जल्दी आने जा रहा है। तो नेगेटिव जो भी है जहां भी है वो विपक्ष के माध्यम से है, खासतौर पे कांग्रेस की तरफ से। लेकिन सत्ता पक्ष यानी कि केंद्र सरकार यानी कि बीजेपी की तरफ से कुछ भी नेगेटिव नहीं है। तो बस थोड़ा सा धैर्य रखना है, कुछ ही दिन में सामने आ जाएगा। अब बताइए और क्या, कहाँ डाउट है? एक जो अभी इंटीग्रेटेड कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं ये 4 वर्षीय, बिल्कुल 4 वर्षीय, इसमें बीएड दिखाया जा रहा है। लेकिन बात ये है ना कि उनका हो सकता है इस बीएड वाले से कोई अलग कोर्स हो। रुकिए, ये भी तो हो सकता है पॉइंट। रुकिए, आपने सही से बताइएगा, आरटी एक्ट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ा है? इन दोनों में से कुछ नहीं? डाउनलोड करके पीडीएफ। भाई मैंने आपकी एक्सप्लेनेशन देखी है, तो मैंने आपकी एक्सप्लेनेशन देखी है। तो मैं ये मतलब मेरा क्वेश्चन ये बनता है ना। समझ गया आपका क्वेश्चन। हाँ, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहता है कि 4 वर्षीय, 2 वर्षीय, 1 वर्षीय बीएड होगा। जो 4 वर्षीय है वो बीए बीएड होगा, बीएससी बीएड होगा, बीकॉम बीएड होगा। ये 3 एक साथ, ग्रेजुएशन प्लस बीएड। हाँ, ग्रेजुएशन प्लस बीएड। इसको इस तरह से नाम न दे करके इसको नाम दिया गया है ITEP, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम दिया गया है। कहीं भी आप पढ़ेंगे अगर डिटेल में लिखा होगा तो बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड लिखा होगा। या कितने वर्ष है?
4 वर्षीय है। ये और 4 वर्षीय। हाँ, या तो इंटीग्रेटेड करके लिखा होगा या फिर ITEP लिखा होगा, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम लिखा होगा। बिल्कुल। तो ये जब 2020 में लागू हुआ राष्ट्रीय शिक्षा नीति, तो उसके अनुसार एनसीटी अपना काम करना शुरू कर दी। तो वो 4 वर्षीय प्रोग्राम शुरू कर चुकी है। उसके लिए जो है, जो फॉर्मेलिटीज थे, अभी 30 अगस्त को पूरे किए गए हैं। उसका पाठ्यक्रम भी अप्रूव्ड हो गया है, सब कुछ हो गया, एडमिशन भी शुरू हो चुके हैं। करीब 58 या कितने ऐसे ही कुछ विश्वविद्यालयों में हाँ एडमिशन हुए हैं। हाँ बिल्कुल, अभी मैंने हाँ, देखी। और उनके हाँ तो साइट मैं पर, यही। रुके कंप्लीट करने दीजिए। और एनसीटी के साइट पे जाकर चेक करेंगे तो ITEP में अप्रूवल लेने के लिए, मान्यता लेने के लिए वो अपना विंडो भी ओपन कर दिए हैं। दूसरी तरफ एनसीटी के ही साइट पर 2 वर्षीय बीएड का भी वहां पर सब कुछ चल रहा है। उस पर भी मीटिंग्स वगैरह हुए हैं। उसके भी पाठ्यक्रम में क्या बदलाव करना है, कैसे करना है, नया पाठ्यक्रम क्या होगा, ये सारी चीजें हो रही हैं। और 1 वर्षीय पर भी काम चल रहा है। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय शिक्षा नीति सिर्फ बीएड का फेवर कर रहा है। पूरे राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 180 पेज का है ये फाइनल वाला, और 800-900 पेज का है उसका मसौदा। उन दोनों में हमने चेक किया है, बीएड के अलावा अन्य किसी कोर्स का जिक्र नहीं किया गया है, बल्कि ये कहा गया है कि डिग्री रहेगा, डिप्लोमा बंद होगा। और इसकी घोषणा रमेश पोखरियाल जी भी कर चुके हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी भी कर चुके हैं। ऑन पेपर ये घोषणा हो चुकी है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी लिखा है कि जितने भी डीएलएड प्रोग्राम हैं उनको बंद कर देना है, और जो लोग कर चुके हैं उनको 2030 तक ही लेना है। तो डीएलएड प्रोग्राम या डिप्लोमा प्रोग्राम जितने हैं, इस तरह के डिप्लोमा, वो बंद होने हैं। डिग्री ही रहना है। और बीएड डिग्री है, 4 वर्षीय, 2 वर्षीय, 1 वर्षीय, सब डिग्री हैं। अब मेरा क्वेश्चन थोड़ा ये था ना कि मतलब ये वही वाला उसी तरह इसका कोर्स होगा, उसी तरह ये डिजाइन होगा। जैसे वहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन की बात कर दी। उन्हें तो पता है ना कि इस बीएड में क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, तभी तो उन्होंने वहाँ पॉइंट ये बोला था। तो 1 मिनट, लेकिन डिसीजन इस पॉइंट में नहीं दिया था। हाँ, तो फिर आप क्वालिटी एजुकेशन पे जा रहे हैं। आपने नोटिस नहीं किया, अभी हमने डिटेल में समझाया। एक पॉइंट और आपको समझा दें, अनिवार्य शिक्षा कि फोकस है अनिवार्य शिक्षा पर, और क्वालिटी एजुकेशन पर फोकस क्यों नहीं किया गया। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट क्वालिटी एजुकेशन के लिए जो है बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। नहीं, वो तो यही बात है, जैसे फंड वो हमें डीपीएससी मिली है, जब संपन्न होंगे तब देंगे। तो क्वालिटी एजुकेशन की जहाँ बात आती है, तो वहां पर एक चीज और है, ब्रिज कोर्स जुड़ा हुआ है। तो पूरी तरह से क्वालिटी एजुकेशन को इग्नोर नहीं किया गया है बीएड को वैलिड करते वक्त। वहां पर क्वालिटी एजुकेशन को ध्यान में रख करके ही तो ब्रिज कोर्स भी उसके साथ जोड़ा गया। तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट, हाँ रुक जाइए, ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि ब्रिज कोर्स है इसमें, इसलिए उन्होंने क्वालिटी एजुकेशन को विशेष जोर नहीं दिया। और आप जो कहना चाह रहे हैं कि आगे जो 2 वर्षीय बीएड रहेगा और जो पहले से 2 वर्षीय बीएड है, दोनों में तो जो आगे रहेगा, हमें लगता है कि अभी आएगा उसका पाठ्यक्रम वगैरह सामने, तो कंफर्म होगा। लेकिन हमें जहाँ तक लगता है कि अब नया जो पाठ्यक्रम बन रहा है वो जो है 4 वर्षीय जो है, उसके बारे में तो घोषणा हो चुकी है कि ये प्री प्राइमरी, प्राइमरी और अपर लेवल जूनियर में टीजीटी पीएचडी हर जगह वैलिड रहेगा, जो 4 वर्षीय है। 2 वर्षीय के लिए अभी आना है सामने कि जो नया पाठ्यक्रम तैयार कर रहे हैं वो किस किस लेवल पर रहेगा। जब नया पाठ्यक्रम तैयार होगा, तो जैसे अभी 4 वर्षीय के लिए मीटिंग करके घोषणा हुई है कि ये सभी लेवल पर वैलिड रहेगा, तो 2 वर्षीय का जो नया पाठ्यक्रम तैयार हो रहा है, वो तैयार हो जाने के बाद जब उसको अप्रूवल मिलेगा, तो उसमें क्लियर किया जाएगा कि जो नया बीएड है पाठ्यक्रम, वो किस किस लेवल पर वैलिड होगा। तो वो नया का भी आएगा सामने। और रही बात पुराने की, तो पुराने के लिए गजट में था कि ब्रिज कोर्स करके प्राइमरी में वैलिड। तो जो पुराना वाला रद्द हुआ है, उसके लिए एनसीटी ऑलरेडी जो है काम कर रही है। वो नया गजट जारी करेगी उसके लिए भी, और वो क्लियर करेगी कि पुराने वाले में क्या है, कैसे है। तो इंतजार करना पड़ेगा दोनों के लिए, कि जो पुराना वाला बीएड है उसके लिए जो एनसीटी नया गजट जारी करेगी अभी आने वाले 30 दिन 27 दिन में, तो उसमें स्पष्ट लिखेगी कि कैसे क्या होना है, और जो 2018 के बाद से अब तक जो लोग कर चुके हैं उनका क्या करना है, कैसे करना है, वो सारा जिक्र रहेगा उसमें। और साथ ही जब मतलब अभी ये कंफर्म नहीं हुआ कि ये वाला बीएड वो नए वाले बीएड के बराबर ही होगा, उसी की तरह कोर्स होगा। दोनों ही बराबर रहेंगे। हमने शुरू में कहा कि जो है सत्ता पक्ष यानी कि केंद्र सरकार यानी कि बीजेपी हमेशा से बीएड के पक्ष में थी। तो जब भी गजट आएगा, तो 1% भी कहीं डाउट नहीं है कि बीएड के फेवर में डिटेल में नहीं लिखा होगा, सब कुछ डिटेल में लिखा होगा। आपको उदाहरण 1-2 दे दें। आप जानते हैं कि सीटेट 7 वर्ष के लिए होता था, और राज्यों के टेट जो है कहीं 5 वर्ष कहीं 7 वर्ष ऐसे होते थे। लेकिन
उसको आजीवन किया, इसी बीजेपी गवर्नमेंट ने ही किया है, और आजीवन आगे के लिए नहीं किया, उन्होंने 2011 से ही किया ताकि पीछे वालों को भी इसका लाभ मिल जाए। यानी कि ये बात इंडिकेट करता है कि ये पीछे के लोगों को छोड़ नहीं रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं। दूसरा उदाहरण कि एनसीटी ने ही एक नया गजट जारी किया 2021 में ही कि जो लोग जुलाई 2011 के पहले बीएड कर चुके हैं और उनका प्रतिशत ग्रेजुएशन में 50% से कम है, उनको हम वैलिड घोषित करते हैं। तो कहीं ना कहीं 2011 के पहले के लिए कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वो पीछे पर भी ध्यान दे रहे हैं, पीछे के लोगों को इग्नोर नहीं कर रहे हैं। तीसरा उदाहरण, अभी हमने कल ही वीडियो बना करके डाला है कि यूपी सरकार ने जो पीसीएस 2022 का जो फाइनल रिजल्ट आया इंटरव्यू के बाद, उसमें 1000 लोग थे करीब करीब, जिसमें से 300-400 लोग सिलेक्ट हुए, बाकी लोग जो है सिलेक्ट नहीं हो पाए। तो उन्होंने एक आवेदन मांगा कि भैया आप लोग जो लोग नहीं सिलेक्ट हो पाए हो, आप अपना ईमेल आईडी के साथ ये डिटेल दीजिए। तो उन लोगों ने डिटेल दिया, तो उनकी लिस्ट उन्होंने जारी कर दिया अपनी वेबसाइट पर, और वो जो है उनके लिए व्यवस्था बना रहे हैं कि उनको कहीं ना कहीं सेटलमेंट कर दिया जाए, गवर्नमेंट में ना सही प्राइवेट में ही, क्योंकि वो वेल एजुकेटेड हैं। तो कहीं ना कहीं ये तीनों पॉइंट कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहे हैं कि ये जो गवर्नमेंट है ये हर चीज छोड़ करके आगे नहीं बढ़ रही है। ये गवर्नमेंट आगे भी बढ़ रही है, साथ में पीछे वालों के लिए भी विकल्प बनाती जा रही है, साथ लेकर चल रही है। इनका नारा भी है सबका साथ सबका विकास, है ना? बिल्कुल, सबका साथ सबका विकास। तो ये जो बीएड वाला मैटर है, इसमें आप बस एक चीज जानिए कि जो लोग पहले कर चुके हैं बीएड, और जो लोग बीएड करके पहले नियुक्ति भी कहीं पा चुके हैं लेकिन गजट रद्द हो गया है, तो कोई भी व्यक्ति कहीं भी 1% भी में इससे प्रभावित नहीं होगा। नया गजट आएगा, उनके बारे में डिटेल में लिखा होगा और सबके राहत की बात रहेगी। और जो नया पाठ्यक्रम आ रहा है वो भी जो है पास हो ही जाएगा। डिप्लोमा जितने भी डिप्लोमा है, डीएड हो गया, डीएलएड हो गया, या अन्य कोई भी डिप्लोमा, सारे के सारे डिप्लोमा बंद करने हैं, और 2025 तक सब बंद कर देंगे, हर राज्य बंद कर देंगे। हो सकता है 24 में ही बंद कर दें सारे राज्य, और 2030 तक ही उनको गवर्नमेंट जॉब में लेना है। तो क्वालिटी एजुकेशन की जहाँ तक बात है तो नया पाठ्यक्रम तैयार कर ही रहे हैं। और जहाँ तक पुराने लोगों की बात है बीएड वाले, तो उनके लिए ब्रिज कोर्स इसीलिए लाया गया था कि जो छोटे बच्चों के लिए जो शिक्षा ट्रेनिंग होनी चाहिए, वो ट्रेनिंग जो है 6 महीने का वो ब्रिज कोर्स के माध्यम से कराई रहे हैं। और ये कोई नया नहीं है, 2001 से 2010 के दौरान जब बीटीसी डीएलएड बंद था, तब भी जो है बीएड वालों को लिया जाता था और 6 महीने की ट्रेनिंग होती थी, और वो 6 महीने की ट्रेनिंग डाइट पर और 3 महीने स्कूल पर होता था। तो अभी तो 6 के 6 महीने स्कूल में रहना है, और साथ में जो है एनआईएस से दूरस्थ माध्यम से ट्रेनिंग कर लेना, यानी 6 महीने स्कूल में भी ट्रेनिंग एक तरह से चल रही है और एक तरह से 6 महीने पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो 2001 से 2010 के दौरान ये हुआ ही है, कोई नया चीज अभी नहीं हुआ है, बस थोड़ा सा उसका रूप बदला है। इसी वजह से इन सारी चीजों को ध्यान में रख करके ही सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि जो है क्वालिटी एजुकेशन कहीं से प्रभावित हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन प्रभावित नहीं हो रहा है। हाँ, एक चीज उन्होंने बस पाया कि भैया यहाँ हम आपको नहीं छोड़ेंगे, कि प्रक्रिया जो पूरी करनी थी उस प्रक्रिया में एक्सपर्ट कमेटी बना करके मीटिंग करके उसकी राय से आगे बढ़ना था, और आपने ये काम नहीं किया है, तो इस वजह से हम आपको जो है इस गजट पर अब आगे नहीं चलने देंगे, इस गजट को हम रद्द कर रहे हैं, आप फिर नया गजट बनाइए, नया कीजिए जो करना है, लेकिन ये गजट हम रद्द करेंगे। और उन्होंने रद्द कर दिया है। आप पढ़िए, जजमेंट को बड़े ध्यान से पढ़िए, और पढ़ते वक्त ये ध्यान रखिए कि क्या बात, कौन सी बात कौन कह रहा है। लोग जो है 1-2 पेज का स्क्रीनशॉट ले करके खूब उसको फैला रहे हैं कि देखिए ये लिखा है कोर्ट ऑर्डर में। नहीं भैया, वो लिखा नहीं है, वो लिखा है कि ये डीएलएड के वकील ने ऐसा ऐसा कहा, दलीलें हैं, वो दलीलें हैं वो। हाँ, तो वो दलील का पॉइंट उठा करके उसको हाईलाइट करके लोग जो है सारे यूट्यूब वाले दिखा रहे हैं, ऐसा ऐसा लिखा है, ये है वो है। सारे यूट्यूब वाले एक साथ एक सुर में चिल्ला रहे थे अध्यादेश अध्यादेश अध्यादेश। चलिए, हमने भी मान लिया कि इतने लोग बोल रहे हैं अध्यादेश, तो देखते हैं अध्यादेश क्या है। कुछ दिन तक हम भी अध्यादेश की बात किए, क्योंकि उस वक्त जो है इस तरह का माहौल चल रहा था, थोड़ा सा हमें भी लगा, अखबार वाले भी अध्यादेश वगैरह का जिक्र कर रहे थे। फिर हमने देखा नहीं, संसद बैठ रहा है, तो जब संसद बैठ रहा है तो संसद की बात करेंगे कि बिल पास हो सकता है, अध्यादेश की बात क्यों करें। तो हमने बिल की बात किया, लेकिन कोई भी यूट्यूब वाला बिल की बात नहीं किया, कोई भी फेसबुक पर बिल की बात नहीं किया।
जबकि करना चाहिए था, क्योंकि भैया जब संसद बैठा है तो अध्यादेश की हम बात कर ही नहीं सकते। बिल्कुल, अध्यादेश तो तभी होता है ना जब संसद ना चल रही हो। हाँ, और फिर जब संसद जो 5 दिन चल रही थी वो पूरी हो गई, तो फिर जो है अब आप अगर फिर से अध्यादेश की बात करते हैं तो एक बार वो माना जा सकता है, लेकिन फिर हमने जो है बारीकी से हर चीज को देखा समझा, तो ये समझ आया कि न अध्यादेश की जरूरत है न बिल की जरूरत है। सिर्फ एक प्रोसेस कंप्लीट न होने से गजट रद्द हुआ है, और कोर्ट ने कहीं मना नहीं किया कि आप नया गजट नहीं जारी कर सकते हैं, बीएड को नहीं ले सकते हैं, तो एनसीटी फ्री है, स्वतंत्र है, फिर से सारा प्रोसेस कंप्लीट करके नया गजट ले आएगी। और वो काम शुरू हो चुका है, हमारी जानकारी में जो जो चीजें आ रही हैं हम लगातार बता रहे हैं, और वो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। नया गजट अक्टूबर लास्ट तक आ जाएगा, अगर विलम्ब होता है थोड़ा बहुत किसी कारण से विलम्ब, तो नवंबर में हर हाल में आ जाएगा। और बताइए, कहीं कुछ कोई चीज डाउट, कहीं कुछ भी? नहीं, डाउट तो यही था क्योंकि मौलिक अधिकारों पे तो अध्यादेश जल्दी लाया नहीं जा सकता। एक ही बार आया था वो, एक ही बार मौलिक अधिकारों पर हुआ था संशोधन, वो इंदिरा गांधी, वो कौन सा था, 44वां, उस पर हुआ था। वरना ऐसे मामलों में कोर्ट ही नहीं सुनता जहाँ पे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर तो मुझे डाउट था कि हाँ, अब तो बीएड किसी भी हालत में शामिल नहीं हो सकता अगर ये डिसीजन इस बात को लेकर है। लेकिन आप बोल रहे हैं वो इस बात को लेकर नहीं है। हम नहीं बोल रहे हैं, आप जो है एक बार जाइए और जजमेंट को डाउनलोड कर लीजिए, या अगर आप नहीं डाउनलोड कर पा रहे हैं तो हमें जो है जिस नंबर पर कॉल किए हैं इसी नंबर पर आप जो है लिख करके भेज दीजिएगा कि आपको जजमेंट चाहिए। हम आपको व्हाट्सएप पर 46 पेज का जजमेंट पूरा दे देंगे। आप आराम से 1 दिन 2 दिन 4 दिन में जजमेंट को जैसे भी या तो इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा या ट्रांसलेट करके हिंदी में पढ़ लीजिएगा, या कहिएगा तो हम ट्रांसलेट करके हिंदी भी दे देंगे आपको, तो आप पढ़िएगा। वो तो मैं कर लूंगा सर। तो आप पढ़िएगा। टाइम भी नहीं है थोड़ा पढ़ने का। अभी तो वो आ रही बीपीएससी की 6 to 8 वाली आ रही है। हाँ, उसी की फिर देख रहे हैं, उसी की तैयारी, कई सारे एग्जाम लगे पड़े हैं अभी। बिल्कुल, इन चीजों में उलझने की जगह हर व्यक्ति से हम कहते हैं कि पीछे जो आपने कर लिया, जिसमें आपका कोई जोर नहीं है, अब उसका सिर्फ इंतजार कीजिए कि उसमें क्या होता है। बाकी आगे जो आपके हाथ में है, जो भर्ती आ रही है, जो कुछ है उस पर ध्यान दीजिए। तो आप जो बीपीएससी आगे का देखिए, पीछे जो करना था वो कर चुके हैं आप, अब गवर्नमेंट को करना है। अभी बीपीओ का एग्जाम वो भी आ गया साथ ही साथ में, उसका भी एग्जाम देना है। किसका? अभी बीपीओ पीईटी के थ्रू। अच्छा, बीपीओ पेट के थ्रू। हाँ, ठीक है। हाँ, वो तो चलिए तैयारी तैयारी करते रहिए, सारे एग्जाम देते रहिए जो भी आप जिसके लिए एलिजिबल हैं। सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, जब आप इतने जागरूक हैं, इतनी तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम्स दे रहे हैं, तो पक्का है कि कहीं न कहीं सिलेक्शन हो ही जाना है। सिलेक्शन की बात सर, ये बात बस ये पड़ जाती है। यहाँ कुछ भी मैटर, जैसे अभी बीएड का, तब से तो पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो पा रही जब से ये बीएड वर्सेस बीटीसी आया है, जब से ये कोर्ट का ऑर्डर आया। देखिए, कोई भी पहले सही होती थी। कोई भी चीज होता है तो उसमें जो रियलिटी होती है उस पर बात बहुत कम लोग कर रहे होते हैं। ज्यादातर लोग जो है अफवाहों पर बस चल रहे होते हैं, सुनी सुनाई बातों पर। तो उसके कारण होता क्या है कि जो सामान्य लोग हैं, जो इतना डिटेल में नहीं जानते, हर चीज अखबार पढ़ रहे हैं, जो हेडिंग पढ़ करके ही जो है न्यूज लेते रहते हैं या लोगों की सुनकर, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। नहीं, हेडिंग से तो कभी भी न्यूज की स्पष्ट नहीं होती है। हेडिंग में तो मसाला लगा करके कुछ घुमा फिरा करके लिखा गया होता है, लेकिन अंदर होता कुछ और है। अंदर, हाँ, डिटेल तो अंदर। अब एक बार अभी नहीं लेकिन देखेंगे, पढ़ेंगे, पूरा जजमेंट पढ़ेंगे, फिर आपसे दोबारा जरूर बात करेंगे। और आज हमने एक वीडियो डाला है, आप उसको जरूर देखिएगा। और वीडियो का जो टाइटल है वो शुभारंभ की बधाई। ठीक है, ये टाइटल है, उसको देखिएगा। जो हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री जी हैं, संदीप जी, यूपी के, तो अभी जो है कल या परसों एक प्रोग्राम हुआ है, और जितने भी डाइट हैं यूपी के, सबके जो प्राचार्य हैं या प्रवक्ता वगैरह हैं, उनको बुलाया गया था। और सबको बुला करके एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन करना है, यानी कि उसको पूरी तरह से लागू करना है। और अभी पिछले महीने में योगी जी ने घोषणा किया था कि हम अक्टूबर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति यूपी में लागू कर देंगे पूरी तरह से। तो उसी की शुरुआत अक्टूबर में। हाँ, अक्टूबर में। हाँ, अक्टूबर में शुरुआत करना था। और अभी कल परसों जो है सभी डाइट के प्राचार्य और प्रवक्ताओं को बुला करके एक भव्य कार्यक्रम हुआ है। तो अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि डाइट के प्राचार्य, थोड़ा शोर से हट जाइए।
कि डाइट के प्राचार्यों और सर। प्रवक्ताओं को क्यों बुलाया गया, तो इस पर भी हमने पहले एक वीडियो बना करके ग्रुप में पोस्ट भी हमने डाला था कि जितने भी डाइट हैं यूपी के अंदर 75, इनको जो है जुलाई में एक बजट दिया गया था। हर डाइट को 30-30, 40-40 कंप्यूटर खरीदने का बजट दिया गया और अच्छा। उसको समय भी दिया गया कि इतने दिन में आप खरीद करके इसका बिल हमारे यहाँ, यानी इसका पूरा रिपोर्ट सबमिट कीजिए। और सारे डाइटों ने वो कंप्यूटर खरीदारी कर लिया है और हर डाइट पर तैयारी चल रही है जबरदस्त। और अभी कल परसों ये जो सम्मेलन हुआ है, प्रोग्राम हुआ है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए, तो गवर्नमेंट ने जो घोषणा किया है कि अक्टूबर में हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपने यहाँ लागू कर देंगे, तो उसका शुभारंभ जो है हो चुका है। और उसका जो क्रियान्वयन होना है वो यही कि जितने भी स्कूल हैं उनको कायाकल्प के तहत परिवर्तन तो कर दिया गया, बिल्डिंग बना दी गई, कमरे बना दिए गए, बाउंड्री बना दी गई, फर्नीचर दे दिया गया, बिजली, पानी और स्मार्ट बोर्ड वगैरह जो या टीवी या जो कुछ भी देना था, अभी तो टैबलेट भी दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें तो हो गई, 30 सितंबर तक का प्रोग्राम था। अब 30 सितंबर के बाद अब आगे बढ़ रहे हैं टीचर भर्ती पर और ये संविदा वाले जितने पद हैं संविदा खत्म करके परमानेंट नियुक्तियां करने पर, तो जिसकी शुरुआत इस महीने से कर रहे हैं। तो आप जो है बीएड हैं और प्राइमरी टेट कब कब पास हैं? प्राइमरी टेट अभी दिसंबर 2021 23-22 में किया था, दिसंबर वाले में पिछले। तो आप जो है तैयारी कर ही रहे हैं, अपना बीपीएससी का 6 to 8 वाला भी तैयारी कीजिए, इधर पेट वाला जो आप बता रहे हैं बीपीओ वो भी तैयारी कीजिए और तैयार हो जाइए। यूपी में बहुत बड़े पैमाने पर भर्ती होने जा रही है और 2 तरह से भर्ती होगी। हम हमेशा जिक्र करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट की सीट अलग होती है और केंद्र सरकार की सीटें अलग होती हैं। कोई भी नई योजना शुरू होती है तो पहले केंद्र सरकार भरती है, फिर उसके बाद जब कोई रिटायर हो गया, किसी का डेथ हो गया, कोई छोड़ कर चला गया, तो वो पद राज्य सरकार भरती रहती है आगे। यानी पहली बार तो केंद्र सरकार भरती है। तो जो पुराने पद हैं जो किसी कारण से खाली हुए हैं, 51,112 का जिक्र होता रहता है, तो वो पद राज्य सरकार भरेगी, सुपरटेट आएगा हर हाल में। और जो पद जो है नए जो नया मानक लागू कर रहे हैं, अनुपात 30:1 हर कक्षा में और हर कक्षा का 3 सेक्शन, इसकी भी घोषणा हो चुकी है। तो ये सारी चीजें शुरू होने जा रही हैं, इसके तहत लाखों भर्ती होनी है। तो जो पुराने कैंडिडेट्स हैं जिनके लिए टेट आजीवन किया गया है, जिनके लिए कहा गया कि भैया 2011 से पहले वाले 50% वालों को छूट रहेगी, जिनके लिए पीछे का कर रहे थे, उन लोगों को वर्षवार नियुक्ति देने जा रहे हैं। तो वो भी होने जा रहा है अक्टूबर में, इसकी शुरुआत देख लीजिए, अभी अक्टूबर की शुरुआत हुई है और कार्यक्रम शुरू हो गए हैं। उम्मीद है कि नवंबर दिसंबर में नियुक्ति वगैरह दे देंगे। प्रक्रिया शुरू हो गई अभी डाइट को, नवंबर दिसंबर में। हाँ, डाइट को और अन्य जहाँ भी जो कार्यक्रम करना है उन लोगों को ट्रेनिंग, उन लोगों को जानकारी देना, क्या करना है कैसे करना, अभी इस पे शुरुआत हुई है। अब इन लोगों को ये सब बाई एग्जाम होगा या फिर ऐसे ही कोई और प्रोसेस होगी सिलेक्शन की? यूपी के अंदर जो एक भर्ती यूपी सरकार लेगी 51,112, वो तो जैसे सुपरटेट लेती है वो तो वैसे ही करेगी। लेकिन जो 2018 से 11 वालों के लिए, 2011 से 18 वालों के लिए, 11 से 18 ये प्रथम चरण के दौरान 3-3.5 लाख जो भर्ती होनी है, इसमें सुपरटेट वगैरह नहीं होना। ये पुराने लोग हैं, ये किसी न किसी भर्ती में रहे हैं लेकिन अचयनित हैं आज भी। तो प्रथम चरण में इनको लेने की योजना है। अगर और सीटें तत्काल भरना होगा तो इसके आगे वालों को भी, 19 वालों को, 20 वालों को आगे वो भी लेंगे। लेकिन प्रथम चरण में तो 11 से 18 को लेने की योजना है। तो उसकी नहीं, हमें तो बस ले लें, बस चाहे एग्जाम से लें। हम तो कह रहे हैं एग्जाम से ले लें, लेकिन भर्ती तो निकले, वो परेशान है। आप बस तैयारी करते रहिए। सुपरटेट भी आ रहा है और ईयर वाइज जो भर्ती हम बता रहे हैं ये भी होना है, दोनों। तो जिसमें मौका मिलेगा आपको पहले वो ले लीजिएगा। और इसका वीडियो हमने बनाकर डाला है और हमने दिखाया है, उनका ट्वीट वगैरह भी दिखाया है, फोटो वगैरह भी दिखाया है हमने। आप ट्विटर पे भी जाकर देख सकते हैं और वैसे वीडियो हमने डाला, अगर वो देख लेंगे तो उसमें हमने डिटेल में चर्चा किया, हर चीज बताया भी है। तो मैं देखता रहता हूँ। अच्छा, तो आज हमने 3-4 वीडियो डाले हैं, उसमें जो है एक वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट वगैरह, उस पर हमने एक वीडियो बनाया है। एक वीडियो जो है जो अभी ट्वीट हुआ है कल, वो ट्वीट पर हमने बनाया है, उसमें डिटेल में हमने हर एक चीज बताया है। तो उसमें आप साफ साफ पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए ये सब किया जा रहा है। तो अक्टूबर में शुरुआत हो गई है। अक्टूबर में जैसा घोषणा हुआ था 30 सितंबर तक तो जो है स्कूलों को बजट देना था कि भैया टाइल्स लगवा लो, कमरे बनवा लो, फर्नीचर ले लो, बिजली, पानी, टैबलेट, ये सब 30 सितंबर तक का रखा गया था डेट। तो वो काम हो गया पूरा। अब अगला टारगेट है कि अक्टूबर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू कर देना, तो उसकी भी शुरुआत हो गई। अब उसमें जो जो चीजें होनी है, जो डाइट को दिए गए हैं 30-30, 40-40 कंप्यूटर, वो जिस लिए दिए गए हैं
वो लाखों पदों पर भर्ती होनी है और हर डाइट पे लाखों लोग जब जाएंगे, हजारों लोग जब जाएंगे, तो एक साथ काउंसलिंग कराने के लिए ही इतने कंप्यूटर दिए गए हैं। और जो ट्रेनिंग वगैरह समय समय पर टीचरों की होती है, तरह तरह की चीजें, ट्रेनिंग, नया नया प्रोग्राम बना रहा है एनसीटी कि हर जो भी कार्य शिक्षक हैं उनको समय समय पर ट्रेनिंग। तो 30-40 कंप्यूटर इसलिए दिए गए हैं कि जो कार्य शिक्षक हैं उनको भी ट्रेनिंग समय समय पर, नई नई योजनाओं की, जो भी योजनाएं बन रही हैं उनकी ट्रेनिंग दी जाए। तो काम तेजी से चल रहा है। आप बस तैयारी जारी रखिए, या तो सुपर टेट के माध्यम से या वर्षवार नियुक्ति, जैसे भी दोनों चीजें होंगी, जिसमें भी आपको पहले मौका मिलेगा उसमें ले लीजिएगा। बिल्कुल, तैयारी तो हम कर रहे थे, बस यही वो आ गया बीच में। कहीं भी कोई डाउट हो तो किसी की वीडियो यूट्यूब पर देख करके नेगेटिव ना होइए, ना फेसबुक पर कुछ पढ़ के नेगेटिव हुई, अपनी आंख से पढ़िए। कोई ऑर्डर है तो भी, कोई गवर्नमेंट की नीति है, योजना है, उसको भी अपनी आंख से पढ़िए। यहाँ पर 99% लोग आपको डिग्री वाले अनपढ़ मिलेंगे, चाहे वो यूट्यूब पर पढ़ा रहे हों, चाहे वो बड़े बड़े कोचिंगों में पढ़ा रहे हों, चाहे वो किसी सरकारी पद पर हों, मास्टर के पद पर हों, या IAS PCS के पद पर हों, जज के पद पर हों, कहाँ हों। 99% को हम कह देते हैं, कुछ हर मुद्दे में नहीं, कुछ कुछ मुद्दे में डिग्री वाले अनपढ़ हैं। क्योंकि हर व्यक्ति जिस फील्ड में जितना डूबा है उसके बारे में तो जान रहा है, लेकिन थोड़ा सा दाएं बाएं की चीजें वो बोलता जरूर है, उसके बारे में चर्चा करता है, लेकिन वो डीप नॉलेज नहीं रखता। अब हमसे जो है, आप इन सब के बारे में जिक्र करेंगे, हम डिटेल में जो है बात करेंगे। लेकिन अभी आपने BPO बोल दिया, तो BPO हमारे माइंड में नहीं था कि ये क्या है, तो हमने आपसे पूछ लिया। बिल्कुल, तो कोई जरूरी नहीं यही ग्राम पंचायत अधिकारी। हाँ हाँ, समझ गए, आपने जब बताया तो हम समझ गए, ग्राम पंचायत अधिकारी है। तो चूंकि अब हम इस फील्ड में है, तो इसका एक एक चीज हम नजर रख रहे हैं, हर चीज बता देंगे। लेकिन अब ग्राम पंचायत अधिकारी का आप कोई चीज पूछेंगे तो बहुत ज्यादा उसके बारे में हम डीप में नहीं जानते हैं, तो नहीं बता पाए। तो ऐसे ही जो कार्य शिक्षक हैं या जो भी कार्य कर्मचारी हैं, किसी भी पद पर हैं, कहीं भी हैं, अब उनको जो काम दिया जा रहा है वो काम करने में लगे हैं। नियम कानून उनको ज्यादा नहीं पता, अब उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ऐसे ही यूट्यूब वाले हैं, वो विषय पढ़ा रहे हैं, कोई इतिहास पढ़ा रहा है, कोई गणित पढ़ा रहा है, कोई अंग्रेजी, कोई हिंदी, जो भी पढ़ा रहा है, वो उस विषय में डूबा है। अभी तक वो उस विषय में ही पारंगत नहीं हुए, तब तक कोई मैटर आता है उसमें कूद जाते हैं फटाक से, और लगेंगे ज्ञान देने कि भैया एनसीटी तो सुप्रीम कोर्ट तो ये तो वो, बिना वो भी कोर्ट ऑर्डर ठीक से पढ़े समझे। ये बाढ़ आ गई है अभी यूट्यूब पे। खैर अभी सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट आया है। हाँ, ये लग रहा है सब वकील सब जज हो गए हूँ। मतलब एक छोटा सा आप कोई ऑर्डर हो कोर्ट का, कोई भी छोटा सा ऑर्डर, भाई भाई का झगड़ा हो, या पटदारों का झगड़ा हो, पड़ोसियों का झगड़ा हो, या मारपीट हो गया हो, कुछ भी, वो ऑर्डर लोग पढ़ करके नहीं समझ पाते हैं कि भैया वकील साहब की जरूरत है, इसको समझाइए हमको। यहाँ 46 पेज का इतना डिटेल ऑर्डर, जो लोग ना आज से पहले RT एक्ट पढ़े, ना राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़े, ना NCT के नियम कानून जानते हैं, ना UGC का कुछ जानते हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं, और वो लोग बड़े बड़े ज्ञान दे रहे हैं इस कोर्ट ऑर्डर पर। और जितने भी लोग वीडियो बनाए हैं उनमें से 99.99% लोग गलत ही एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। वो उठा ले रहे हैं कि डीएलएड के वकील ने जो कहा है उसको दिखा दिखा के बात कर रहे हैं। हाँ, लेकिन मैंने आपकी मोस्टली वीडियो में देखा किसी ने ये क्वेश्चन पुट अप नहीं किया मौलिक अधिकारों वाला। हाँ चलिए, आज आपने कर लिया, अच्छी बात है। इसीलिए तो डाउट था, पर कॉल की जरूरत पड़ती ना। तो हम तो हर विषय पर कोई क्वेश्चन लेकर के आता है, हमारे नॉलेज में जो कुछ भी है, हमारी जानकारी में जो कुछ भी है, तो हम कोशिश करते हैं कि अपने तरीके से, चाहे वो डायरेक्ट या फिर किसी उदाहरण के माध्यम से बता दें, समझा दें। और हम कोशिश करते हैं कि तथ्यों पर बात करें, फैक्ट पर बात करें। हाँ, इधर उधर की फालतू बातें नहीं, जो लिखित में है उन चीजों पर बात किया जाए। और भविष्य में वैसे आप हैं किस क्षेत्र से, मतलब क्या करते हैं आप, प्रोफेशन आपका? हम भी BEd किए हुए हैं और यूपी से ही बिलोंग करते हैं, और हम भी टेट पास हैं। और अच्छा, जब पहली बार यूपी के अंदर टेट परीक्षा हुआ था, यूपी क्या पूरे भारत में जब पहली बार टेट परीक्षा 2011 में हुआ, तो उस वक्त हम लोगों ने टेट पास किया था, और यूपी के अंदर भर्ती आई थी, उसमें हम लोग थे। लेकिन मैटर उलझा और वो कोर्ट गया। तो 2011 से हम लोग देख रहे हैं कोर्ट कचहरी क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और तब से देख रहे हैं। तो इस कारण से जितने भी नियम कानून है, RT एक्ट, तो NCT का या UGC का, जब भी जो कुछ हुआ है, तब से देखते, पढ़ते, सुनते। क्योंकि कोर्ट में कुछ भी होता था तो मन में जिज्ञासा होती थी, अच्छा ये क्या चीज है, चलो भाई पढ़ते हैं, तो डाउनलोड किया, पढ़ लिया।
क्योंकि उस वक्त भी हमेशा से अलग अलग लोग अलग अलग बातें करते हैं, तो डाउट हो जाता है। तो डाउट क्लियर करने के लिए हम लोग क्यों सुने, तो बस सीधा सा डाउनलोड करके ऑफिशियल चीजें पढ़ते थे, कोर्ट ऑर्डर हमेशा अपनी आंखों से पढ़ते थे। तो इतने साल जब इसी फील्ड में, तो हर चीज पता चल गया। और वैसे भी हम इतने साल से बैठे हुए नहीं हैं, लगातार जो है केंद्रीय विद्यालय में, नवोदय विद्यालय में, टीपीएस में, डीएवी में, सनबीम में और सेंट मैरी, सेंट थॉमस, इन जैसे संस्थानों में लगातार जो है शिक्षण कार्य कर रहे हैं। तो अच्छे संस्थानों में पढ़ा चुके हैं, अच्छे अच्छे लोगों से मुलाकात हुई है, तो नॉलेजेबल पर्सन से, तो लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो टच में भी रहते हैं बहुत सारे लोग, बहुत सारी चीजें उन लोगों के माध्यम से जानकारी मिलती रहती है, क्योंकि जानते हैं आपके हर व्यक्ति का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ही सही, किसी किसी का कहीं ना कहीं संपर्क होता है। बिल्कुल। तो तरह तरह के अपने ग्रुप बने हुए हैं, तो आपस में चर्चा होती रहती है, फोन पर चर्चा होती रहती है, तो बहुत सारे लिंक बन गए हैं, तो जानकारी मिलती रहती है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति वगैरह अब तो पढ़ने की आदत हो गई है, तो हम लोग कंफर्म रहते हैं कि भैया इसमें ये लिखा है तो यही होना है, और बाकी जो बातें कर रहे हैं लोग हवा में कर रहे हैं। तो चूंकि हम भी अभी तक जो है अपने स्टेट गवर्नमेंट के जो है जॉब के लिए वेट कर रहे हैं। 2011 मैटर जो था उसका 2017 में सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया था, उस ऑर्डर अनुसार जो है जो कुछ होना है तो वो भी हुआ नहीं है। तो वो सारी चीजें जो है गवर्नमेंट क्रमशः सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के अनुसार आगे बढ़ रही है। ये 68,000 69,000 जो भर्ती आई थी, ये 2017 के सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर से ही आया था। शिक्षा में समायोजन रद्द हुआ था, उसी के बाद इसका जन्म हुआ। तो वो सारा ऑर्डर वगैरह हम लोगों ने पढ़ रखा है, तो हम लोग को डिटेल जानकारी है, तो अब वही चर्चा करते रहते हैं। तो जो लोग समझ पा रहे हैं या समझना चाह रहे हैं वो समझ रहे हैं, जुड़े हुए हैं। अब जिनको खाली ये है कि नहीं वो फला यूट्यूब वाला बता रहा है, फला कोचिंग वाला बता रहा है, फेसबुक पर फला लिख रहा है, तो वो उनकी अलग बात है। वो अपने भ्रम की जो है जो भी उनके आसपास भ्रम फैला हुआ उसमें जीना चाहते हैं, जीते रहें, लेकिन वास्तविकता तो कुछ और है। तो वास्तविकता बताते रहते हैं। अब जिनको समझ में आता है तो वो लोग जुड़े हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं। बस बात ये है ना, वो गूगल ट्रांसलेटर की वजह से सब इंग्लिश को हिंदी में तो कर लेते हैं, लेकिन अर्थ क्या होगा उसका ये समझ में नहीं आता। ये समझना कठिन होता है ना, तो उस हिसाब से अपने हिसाब से उसकी एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। हाँ, तो गूगल ट्रांसलेटर से लोगों ने ट्रांसलेट तो कर लिया, लेकिन वो ये ध्यान नहीं दे रहे हैं कि कौन सी बात कौन कह रहा है। और गूगल ट्रांसलेटर क्या करता है, वो हिंदी जो है वाक्य वो बिल्कुल सीक्वेंस में नहीं रखता है, वो इंग्लिश के सीक्वेंस में हिंदी को रखता है। हाँ, नहीं उसमें गड़बड़ी हो जाती है अभी। हाँ, गड़बड़ी रहती है, लगातार अपडेट हो रहा है तब सही हो रहा है, उससे पहले तो बहुत खराब था। तो अपडेट हो रहा है, धीरे धीरे सही हो रहा है। हाँ, धीरे सुधार कर रहा है, लेकिन अभी भी जो है सेंटेंस जो है स्पष्ट नहीं होते हैं, शब्द आगे पीछे रहते हैं। हाँ, तो उससे भी, शब्दों के आगे पीछे होने से भी कभी कभी कहीं अर्थ का अनर्थ हो जाता है। बिल्कुल। अरे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर सीधे अगर किसी को हिंदी में पढ़ने के लिए दे दिया जाए, हिंदी में करके, तब भी जरूरी थोड़ी है कि वो समझ जाए। हाँ, इसके लिए समझ ही मतलब काफी नॉलेज रखनी पड़ती है, तब समझ में आता है, असल में अदरवाइज समझ नहीं आता। असल में एक सच्चाई है, अब वो ये सच्चाई है, हमारे शायद माननीय योगी जी ने ही एक बार बोला था कि जो कोई कुछ, योगी जी बोले थे या किसने बोला था, शायद केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने बोला था या किसी ने बोला था कि जो कुछ नहीं कर पाता है वो बीएड बीटीसी करके शिक्षक बनने आ जाता है। तो हाँ, ये बयान आया तो था। हाँ, किसी का है स्टेटमेंट, हमें याद नहीं आ रहा किसने कहा था एग्जैक्टली। तो कहीं ना कहीं ये सच्चाई भी है। मैक्सिमम लोग आए तो हैं बीएड बीटीसी करके, शिक्षक बनने आए हैं, लेकिन उनके अंदर शिक्षक वाले गुण नहीं है। वो इसलिए नहीं आए शिक्षक बनना, वो इसलिए आए कि सरकारी नौकरी मिल जाए और हमें 40-50,000 60,000 रुपये बढ़िया वेतन मिले। नहीं, ये हकीकत है, क्योंकि मैं जिनके साथ पढ़ा हूँ मुझे ही पता है, उनके बारे में मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। कितने परसेंटेज लोग ऐसे हैं जिन्होंने बीएड को सीरियसली लिया, उसकी पढ़ाई की। तो मुझे भी पता ही है। तो मोस्टली ऐसे ही लोग होते हैं कि कुछ नहीं करना। उन्होंने जो भी बात कही वैसे कही सही एकदम, क्योंकि जो मेरे साथ पढ़ते थे मैंने उन्हें देखा है, उन्हें बस बस पास हो जाने चाहिए, बस और कुछ नहीं, उन्हें मतलब नहीं है, पेपर में भरना, कॉपी भरनी है बस। तो इसीलिए इस हिसाब से था। इसीलिए गवर्नमेंट जो है इस टीचिंग फील्ड को बिल्कुल प्रोफेशनल बनाने के लिए ही 4 वर्षीय कोर्स लेकर आई है कि अब इंटर में ही भैया तुम तय कर लो कि तुम्हें टीचर बनना है, तो माइंड सेट करो इंटर में ही कि तुमको इसमें आना है और 4 साल इसमें तुम ये कोर्स करोगे तब बनोगे। ऐसा नहीं है कि बीए कर लिए, एमए कर लिए या कोई भी बीटेक कर लिए, एमबीए कर लिए, कुछ भी कर लिए और सफल नहीं हो पा रहे हैं तो चलो भैया बहुत आसान है, बीटीसी कर लो, डीएलएड कर लो, बीएड कर लो, नौकरी आसानी से मिल जाएगी प्राइमरी की, जो चुपचाप 50-60 हजार रुपये मिलेगा
तो अब इस तरह की चीजें नहीं रहेंगी। अब जो है आप अगर जैसे बीटेक करते हैं तो आपको पता रहता है कि हम बीटेक कर रहे हैं, 10-20 लाख लगाएंगे, तो आप उसमें जो है हाँ उसके लिए मेहनत करते हैं, 4 साल की पढ़ाई करके फिर आप जो है उसी फील्ड में नौकरी तलाशते हैं। एमबीए करते हाँ हैं तो उस फील्ड में नौकरी तलाशते हैं और उसे सीरियस होकर के सीरियसली पढ़ाई करते हैं और लेते हैं। तो भैया प्लेसमेंट नहीं होगा या नौकरी नहीं मिलेगी तो हम बेकार हो जाएंगे, वैसे ही यहाँ पर भी रहेगा। तो गवर्नमेंट हाँ धीरे धीरे सुधार कर रही है। बस ये है कि कोई भी सुधार या कोई चीज़ होने में थोड़ा वक्त लगता है। तो सब हो रहा है, बस ये है कि हर कोई इतना भ्रम फैलाया हुआ है कि जो लोग जागरूक हैं, जो लोग हर चीज़ को समझते हैं, वो भी उसमें कहीं न कहीं लोगों का इतना भ्रम फैला रहता है, इतनी तरह की बातें होती हैं कि वो भी जो है भ्रमित हो जाते हैं। तो अब हाँ चूंकि 100% लोग अगर वही बातें करेंगे तो फिर झूठ भी सच बन जाता है। तो लगने लगता है बिल्कुल। आपने पढ़ा है कि सैकड़ों सालों तक जो है लोग मानते रहे कि पृथ्वी ही जो है ब्रह्मांड का केंद्र है, हाँ कोई सच बताने वाला था ही नहीं। तो ये ही तथ्य जो है उस वक्त जिसने बना सच हुआ था। बताया उसे तो मार दिया गया जिसने सच बताया उसे पहली मार बार। दिए। और हाँ गैलीलियो को भी जो है कैद कर दिया गया, बेचारे उसको भी नहीं कैद कर बताने दिया दिया गया। गया। हाँ वो भी खत्म हो हाँ गए, ये फिर बाद में धीरे धीरे एक्सेप्ट किए। गैलीलियो के ऊपर कितना प्रताड़ना किया गया, भैया तुम एक्सेप्ट करोगे नहीं, धरती चपटी है, गोल नहीं है। बिल्कुल। तो ये सारी हाँ चीजें ऐसा लोगों के साथ हुआ है। हाँ, तो क्या हुआ कि जब लोगों ने जिस चीज को सुना उसी को सच माना सैकड़ों सालों तक, अब वही झूठ सच बन गया। क्यों? क्योंकि सच बताने वाला कोई था नहीं, और जब कोई सच बता रहा था तो लोगों ने उस पर भरोसा करने की जगह, उसके तथ्यों पर ध्यान देने की जगह, लोग जो है उसे ही गलत, भैया तुम चुपचाप जो है ये सब बातें मत करो, ये हमारे आस्था का विषय है, ये हमारे धर्म से जुड़ा विषय है, तुम हमारे धर्म पर प्रहार कर रहे हो, इसलिए हम तुमको जो है हाँ मारेंगे। एक व्यक्ति को मार भी दिए, और दूसरा भी अगर उस वो चीज रखना चाहा तो उसको भी जो है प्रताड़ित करने लगे, उसको भी जबरदस्ती, भैया तुम मानो नहीं तो तुमको फांसी लटका देंगे। बेचारा देखा कि जो है हमको भी फांसी लटका देंगे, तो उसने कहा ये सब पागल हैं, इससे अच्छा है कि हम ही जो है स्वीकार कर लेंगे नहीं हम गलत हैं। तो उन्होंने स्वीकार किया हम गलत हैं, लेकिन फिर भी उनको जो है उनके घर में हम्म। कैद कर दिए, और फिर धीरे धीरे उनको प्रताड़ित करके खत्म वो भी हो गए आगे चल के। लेकिन मैंने तथ्य जो है छुपे नहीं, वो सामने आए ही। तो जो सच होता है वो धीरे धीरे सामने आता है, समय भले लग जाए। हाँ मैंने अल्बर्ट आइंस्टाइन या शायद स्टीफन हॉकिंग के बारे में पढ़ा था। तो उन्होंने इनमें से कोई एक था जिसने ये लिखा था कि मैं भगवान को मानता नहीं हूँ, लेकिन लोगों के दबाव में मैं मानता रहा। मेरे ख्याल से ये स्टीफन हॉकिंस जी का है। स्टीफन हॉकिंस जी, हाँ उन्होंने ही कहा था शायद कि मैं भगवान को मानना तो नहीं चाहता हूँ, ना मैं मानता हूँ, लेकिन लोगों के दबाव में मुझे मानना पड़ा था। वैसा ही ये है कि भैया अगर सच बोलोगे तो लोग आ जाएंगे, क्योंकि सच वो है ना, स्वीकार करने में तो वही बहुत कठिनाई होती है। ये जो शब्द है भगवान, गॉड, अल्लाह, ईश्वर, ये जितने भी शब्द बनाए गए हैं, तो ये कहीं न कहीं धार्मिक भावनाओं से जुड़े हुए हैं, लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ विषय है। और जब भी कोई आस्था से जुड़ा विषय होता है तो लोग उसको आसानी से स्वीकार नहीं करते हैं। यही वजह रहा है कि जब जो है गैलीलियो ने या उनसे पहले वाले ने जब ये बताया कि भैया पृथ्वी चपटी नहीं है, गोल है, और पृथ्वी जो है केंद्र में नहीं है, ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, सोलर सिस्टम में जो है सूर्य केंद्र में है, पृथ्वी चक्कर लगा रही है, तो ये धार्मिक मान्यताओं को चैलेंज कर रहे थे। उनकी बाइबल में जो लिखा था। हाँ, तो पूरा यूरोप उस वक्त इन लोग के अगेंस्ट खड़ा हो गया। तो आप जानते हैं कि जो है धार्मिक भावनाओं से जुड़ी चीजें कोई एक्सेप्ट नहीं करता है। तो कहीं ना कहीं अगर तर्क पर बात किया जाए तो भगवान, ईश्वर, अल्लाह जो भी है, तर्क पर अगर साइंस वगैरह की चीजों को देखते हुए बात किया जाए तो ये प्रमाण तो कहीं अभी तक आया नहीं सामने। प्रमाण जिसको साइंस प्रमाण कहता है, वो प्रमाण उस तरह का नहीं आया है। तो उस आधार पर कह सकते हैं कि इस तरह का कुछ है नहीं। लेकिन अगर थोड़ा सा भी कोई व्यक्ति तार्किक है, थोड़ा सा सोचे कि आखिर इतनी बड़ी दुनिया जो चल रही है, इतनी बड़ी दुनिया, इतने सारे ग्रह, उपग्रह और नक्षत्र वगैरह हैं, सारे इतने तरह के जीव जंतु हैं, इतने नियम है, इतने नियम कानून जो भी हैं, जो भी नेचर है, तो कहीं ना कहीं कोई तो होगा जो इसको चला रहा है। हाँ सर, ये तो मैं भी मानता हूँ। तो अब चाहे सबसे बढ़िया इसमें ओशो मतलब ओशो बहुत बढ़िया इसके लिए डिफाइन करते हैं। क्या? ओशो तो आपने पढ़े होंगे। हाँ बताइए क्या। मतलब उन्होंने जैसे धर्म से हटकर, जैसे सबसे ज्यादा तार्किक वही व्यक्ति रहे हैं
तो उन्होंने कहा कि अगर आप किसी व्यक्ति से ये जाकर कहेंगे कि भगवान, मतलब जो भगवान को मानने वाले होते हैं वो तर्क देते हैं, तो भाई भगवान तर्कों के आधार पे तो आप साबित ही नहीं कर सकते। ये जो लोग होते हैं ना, जब भी भगवान को तर्क के आधार पे साबित करते हैं, दूसरे जो अतार्किक मतलब जो और लोग होते हैं नास्तिक, जब वो उनसे जाके क्वेश्चन करते हैं, क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, तो जब उनके क्रॉस क्वेश्चन पर जब वो जवाब देते हैं तो कहते हैं कि वो इस तरह से तो कभी साबित ही नहीं कर पाएंगे। साबित तो ऐसे भगवान को किया ही नहीं जा सकता। अच्छा। तो उन्होंने बहुत बढ़िया डेफिनेशन, बहुत बढ़िया बात कही इस पे। अच्छा, अगर हम अपनी बात करें, हम अपने विचार की बात करें, तो मेरे विचार से कोई न कोई शक्ति है। अब चूंकि वो शक्ति हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं दे रही, तो जो चीज हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है हम उसे ही मान लेते हैं। और हमें प्रत्यक्ष रूप से एक चीज दिखाई देता है, वो है नेचर, प्रकृति। तो एक तरह से कह सकते हैं कि नेचर ही भगवान है। बिल्कुल, ये बिल्कुल मैं भी इसे मानता हूँ। नेचर ही हमको हर चीज दे रहा है, खाने पीने, हर तरह की मौसम, बारिश, धूप, कहीं ना कहीं प्रकृति ही उपलब्ध करा रहा है। और अपनी जगह पे सब कुछ सेट, सब कुछ चल रहा है, सब नियम कानून जितने भी हैं इन्हें कोई बनाने वाला नहीं है। तो खैर जो भी है, हमने जैसे हम बात करें, जैसे हमने क्या खोज लिया, हम यही तो खोज लिया कि हाँ पृथ्वी में एक शक्ति है, गुरुत्वाकर्षण। कभी ये बात थोड़ी उसमें खोज की भैया ये शक्ति ही इसमें क्यों होनी चाहिए, जरूरी थोड़ी है, नहीं होती। बनाने वाले ने क्यों बनाई होगी। तो ये तो नेचर है, इसको तो नेचर बोल सकते हैं ना, यही तो भगवान है। तो हर चीज का एक नेचर है, पृथ्वी का एक नेचर है, उसमें गुरुत्वाकर्षण है, हर जो है चाहे चंद्रमा हो चाहे सूरज हो, हर किसी का एक नेचर है, प्रकृति है, हर व्यक्ति का भी एक नेचर है। और हमारे आसपास जो प्राकृतिक नेचर यानी प्रकृति है, प्राकृतिक तौर पे जो कुछ भी पेड़ पौधे, हवा, पानी, जो कुछ भी है, तो नेचर ही हर जगह पर है। तो नेचर को ही हम मान के चलते हैं कि नेचर ही सब कुछ है। और भगवान में आस्था रखना न रखना हर व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत हो सकता है। अगर कोई आस्था रखता है तो कहीं न कहीं उसे हर जगह जहाँ भी वो कमजोर होगा तो उसे शक्ति मिलेगी, बल मिलेगा, उसका विश्वास उसे बल देगा कि नहीं, हम अकेले नहीं हैं, कोई न कोई है मेरे साथ, मेरे भगवान मेरे साथ हैं। तो आस्तिक या नास्तिक होना ऐसा नहीं है कि आस्था का ही सिर्फ विषय है। कहीं न कहीं अगर आप नास्तिक होंगे तो आप जहाँ पर कहीं कमजोर होंगे, जहाँ कहीं आप अकेले होंगे, फिर वहाँ आपके साथ कोई नहीं होगा। लेकिन अगर आप आस्तिक होंगे तो जहाँ आप कमजोर होंगे, जहाँ अकेले होंगे, वहाँ भी कोई न कोई आपके साथ होगा, और वो होंगे भगवान, अल्लाह, ईश्वर, जो भी नाम दे दीजिए। बिल्कुल, वॉल्टेयर का एक कथन है कि यदि भगवान ना होता तो उसे बनाने की जरूरत पड़ती, फिर भी उसे बनाने की जरूरत पड़ती अगर ना भी होता। मतलब उन्होंने ये तो मान लिया था कि भगवान है, कि अगर भगवान ना होता तब भी उसे बनाने की जरूरत तब भी उसका आविष्कार जरूरी था। बिल्कुल, क्योंकि लोग जब जहाँ पर कमजोर होते हैं, जहाँ कहीं वो हार रहे होते हैं, मनोबल टूट रहा होता है, अकेले होते हैं, तो वहाँ पर कोई तो उनके मन में एक ऐसा विचार, ऐसा ऐसी शक्ति होनी चाहिए जो उनको वहाँ पर हिम्मत दे सके। हाँ, थोड़ा हल्कापन महसूस होता है। बिल्कुल। जब भी कभी कोई मतलब टेंशन या ऐसी कोई समस्या कि हाँ अब ये तो ये सही नहीं होने वाली, चलो भगवान पे छोड़ दो, अब चाहे उसका रिजल्ट आए ना आए वो और बात हो। हाँ, इस चीज को जो है हमें लगता है कि पूरा विश्व, चाहे जो जिसके विचार जो हों, चाहे वो किसी भी धर्म जाति का हो, लेकिन मेरे विचार से विश्व का हर एक जीव कहीं न कहीं भगवान को किसी न किसी रूप में मानता जरूर। अगर न मानता तो चाहे आप मुस्लिम धर्म ले लीजिए, ईसाई धर्म ले लीजिए, या अन्य कोई भी जितने भी धर्म हैं, तो सब में आखिर भगवान, ईश्वर, अल्लाह का निर्माण करते ही क्यों वो। तो हर कोई कहीं न कहीं जो है मानता है इन चीजों को। वही तो कि हमने केवल कारणों का पता लगाया है, लेकिन ये नहीं पता लगाया कि भैया वो हुए क्यों, ना होते तो क्यों, जरूरी थोड़ी था ऐसा होना। साइंस क्या कर रहा है? साइंस कुछ नया नहीं दे रहा है। साइंस जो यहाँ पर उपस्थित है उन्हीं चीजों को हमें खोज कर बता रहा है। और जब भी आप देखेंगे तो लोग सर्च नहीं करते हैं, रिसर्च करते हैं। रिसर्च यानी हम दोबारा खोज कर रहे हैं, ये चीजें हैं दोबारा खोज, हमारे पास चीजें पहले से मौजूद है, बस हमको मॉडिफाई करके तो उन नियमों को जानकर उनसे कोई नई चीज बना देते हैं। बिल्कुल, उनको थोड़ी बदल देंगे हम। अब अगर पैरासीटामोल खाने से बुखार ठीक होता है
तो पैरासीटामोल को इंसान ने नहीं बनाया, पैरासीटामोल कहीं ना कहीं इस धरती पर था, पहले से ही पहचाना, था। लोगों ने पहचाना सिर्फ ये जो है चीज ये काम करती है। तो जितनी भी दवाएं सब यहाँ पहले से मौजूद हैं, बस उसको रिसर्च कर करके साइंस रख रहा है सामने। तो जो चीजें यहाँ मौजूद हैं साइंस तो बाद में उनके बारे में बता रहा है, तो मौजूद है तो कोई तो है ऐसा जो कि इसको यहाँ बनाया, जो दिया। तो बस अगर ये चीज लोग एक्सेप्ट कर लें तो उनको भगवान का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। हाँ, सब कुछ हमारे पास पहले से ही है। चलिए, कुल मिलाकर के हमें लगता है कि आपके जो भी डाउट्स थे अब क्लियर हो गए होंगे। लेकिन एक बात और कहनी सर। हाँ जी, बताइए। जब मुझे कभी टाइम मिलेगा तो मैं उसको दोबारा से पढ़ूंगा, फिर आपको कॉल कर सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, लगाइएगा कॉल, बात हो जाएगी। अगर इत्तेफाक से बात नहीं हो पाती है तो व्हाट्सअप कर दीजिएगा, तो हम जो है फिर आपको कोई टाइम में जब भी फ्री होंगे तो बात कर लेंगे। हाँ, मैं वो व्हाट्सएप के पे स्क्रीनशॉट भी ले लूंगा, मतलब जिस लाइन के बारे में डाउट होगा बिल्कुल बिल्कुल कर लूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद, आपसे बात करके अच्छा लगा। हमें भी आप जैसे लोगों से बात करके अच्छा लगता है, जो तथ्यों और तर्कों के आधार पर बात करना, प्रमाण के आधार पर बात करना चाहते हैं। चलिए, तो फिर रखते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम।